नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिनेश कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। एक बार फिर क्लास 12 क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर इसके पहले का क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे हो तो वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को देखिएगा। और यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, उन दोस्तों के भी पास शेयर करिए जो दोस्त इस समय पढ़ाई न कर पा रहे हो। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के क्या करना है हमको? HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है 12, 15 और 21। इसको क्या करेंगे हम? गुणनखंड कर लेंगे। जब गुणनखंड करेंगे 12 का तो 12 का होता है 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 का करेंगे यहाँ पे 3 गुणे 5, और 21 का करेंगे 21 का 3 गुणे 7। और जब इसके LCF की बात करेंगे हम, HCF की, तो यहाँ पे इसका HCF इक्वल आ जाएगा। जो संख्याएं मिलती रहती हैं उन्हीं को HCF कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 है तीनों में, तो इसका HCF कितना होगा? 3। और LCM बराबर, LCM क्या होगा? जो संख्याएं मिलती हैं उनको एक बार नोट करेंगे यहाँ पे 3, और जो संख्याएं नहीं मिलती रहती उन्हें संख्याओं को भी साथ में नोट करके उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 गुणे 2, 5 5 होगा, और 7। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 7 छंग 42, 420 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 17, 23, 29। यहाँ पे 17 का अगर हम निकाले रेशियो, तो यहाँ पे 17 एक विषम संख्या है, तो स्वयं से ही डिवाइड हो सकता है। दूसरी संख्या से कटने का कोई चांसेज इसका नहीं होता। तो यहाँ पे 23 को भी वैसे ही कर सकते हैं, 23 गुणे 1, और 29 को भी वैसे ही कर सकते हैं, 29 गुणे 1। और इसके LCM के लिए, HCF के लिए हमको ऐसे करना पड़ा 1 1 1, क्योंकि 17 कम 17, 23 से कम 23, 29 से कम 29 होता है। तो यहाँ पे हम इसका HCF नोट करेंगे। HCF इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 1, और LCM की बात करते यहाँ पे हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 11,339। कितना? 11,339। ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे बचा तीसरा क्वेश्चन 8, 9, 15। 8, 9, 15 का यहीं पे कर देते हैं। 8 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और 9 का करेंगे यहाँ पे 3 गुणे 3, और 25 का करेंगे तो यहाँ पे 5 गुणे 5। इसमें से कोई भी संख्या हमको दिख नहीं रही है, तो इसका HCF अगर बात करें, HCF कितना होगा? 1, और इन सब संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 8, 25 का मल्टीप्लाई LCM अगर इसका निकालते तो यहाँ पे आता 8 9 72, 72 गुणे 25, और इनका जब मल्टीप्लाई करते 72 गुणे 25 तो इसका आता 1800। कितना? 1800 इसका आंसर हो जाता। जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दे रखा है HCF 306, 657 बराबर 9। कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF जो है 9 है, तो इन दोनों संख्याओं का LCM कितना होगा? ये तो पहले जैसे वाली सवाल आ गई। जैसे हम जांच किया करते थे तो उसमें एक फार्मूला यूज किया करते थे। क्या करते थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है
LCM गुणे HCF। अच्छा, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 और 657। यहाँ पे 306 गुणे 657 बराबर LCM की वैल्यू हमको नहीं पता, तो यहाँ पे LCM ही लिखते हैं। LCM गुणे HCF की वैल्यू पता है कितना? 9। HCF 306 और 657 का बराबर 9 दे रखा है। यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे? 9। और इस संख्या को उठाया, इन दोनों संख्याओं के पास ले आए, तो ये हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9 और बराबर हो जाएगा LCM। इनको डिवाइड कर लेते हैं सिंपल सा। देखो, ये तो भाग करना बड़ा आसान है। 3 से डिवाइड करते 3 3 9 और इनको काटते 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और इनको अगर काटा जाए 3 एकम 3, इनको डिवाइड करते तो आ जाता 3 3 9 और 3 चौक 12 34। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 34 गुणे 657 बराबर होगा LCM। जब इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने के पश्चात हमारे पास जो संख्याएं आएंगी 22,387 22,338, सॉरी यहाँ पे 338 आएगा इसका गुणा करने के बाद, और यहाँ पे हो जाएगा LCM। ये समय बचाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले से ही कर रखा था, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 22,338 आएगा इसका LCM। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट करिए ताकि अगला क्वेश्चन आपको बता दिया जाए। चलिए देखते हैं पांचों क्वेश्चन क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। क्या शून्य पर समाप्त हो सकता है? ये जो 6 की पावर n दे रखा है, अगर हम 6 की पावर n की बात करते, 6 की पावर n, तो इनको हम लिख सकते हैं 2 की पावर गुणे 3 और इसका पूरा की पावर n, और जब इनको हल करते आगे तो 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n होता। अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए वो 5 से विभाज्य हो तब तो वो शून्य पर समाप्त हो सकता है। अगर विभाज्य होता है तब जाके शून्य पर होता है। लेकिन यहाँ पे देखें 2 गुणे 3 की पावर n, और जब इनका विखंडन करते छोटे खंडों में तोड़ते गुणनखंड के रूप में, यहाँ पे 2 की पावर n और 3 की पावर n के रूप में आता है। तो अतः कह सकते हो कि कोई प्राकृतिक संख्या n 6 की पावर n के 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई भी जो है प्राकृतिक संख्या अगर वो 5 से विभाज्य है, कहने मतलब है एक फार्मूला होता था 9th में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, 2 और 5 से विभाज्य हैं तब तो वो जाकर शून्य पर समाप्त हो सकते हैं, अन्यथा वो शून्य पर समाप्त नहीं होते। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आखिरी क्वेश्चन आपको बता दिया जाए। चलिए देखते हैं, कह रहा है 6ठवें क्वेश्चन में कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 1 और प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं? अभाज्य संख्याएं क्यों हैं? अगर भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं वह होती हैं जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकें। तो अगर इनको हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो अगर इनको देखा जाए तो यहाँ पे पहला दे रखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस
13 दे रखा है। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 प्लस 5 इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। देखो उनको खंड के रूप में लिखा जा सकता है। 7 गुणे 6 को अगर लिखना चाहें छोटे खंड में 2 गुणे 3 होगा। 5 को नहीं लिख सकते, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 3 को लिख सकते हैं और 2 गुणे 1 प्लस 5। और इनको जब हम घात के रूप में सेट करते हैं, यहाँ पे 7 एक बार है तो 1 और 2 देखें 1 2 3, यहाँ पे 3 बार है तो 2 की पावर 3 और 3 को देखते हैं 1 2, ये 2 बार है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। और 5 एक बार है गुणे के रूप में, यहाँ पे 5 और गुणे 1 और प्लस 5 किया जा सकता है। तो अर्थात कह सकते हो कि प्रत्येक भाज्य संख्याएं जो है, प्रत्येक भाज्य संख्याएं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती हैं। इसी वजह से ये संख्याएं भाज्य हैं। ठीक है, ये संख्याएं क्या हैं? भाज्य हैं। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। अगर समझ में आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करते चलिए। चलिए देखें, दे रखा है 7वां क्वेश्चन कि एक वृत्ताकार मैदान है जिसमें सोनिया अगर पथ पर चलना प्रारंभ करती है तो उसे एक चक्कर लगाने में जो है 18 मिनट लगते हैं, लेकिन उसी वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में रवि को जो है 12 मिनट लगता है। अगर ये दोनों उसी प्रारंभिक एक ही स्थान से चलना चालू करते हैं तो एक दूसरे को कितने समय पश्चात मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोनिया का जो एक चक्कर लगाने का रेशियो है, सोनिया 12 मिनट में एक चक्कर लगाती है, 18 मिनट में, और रवि जो है उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सा एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। अगर एलसीएम ज्ञात करते तो 18 का होता 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 का गुणनखंड निकालते 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पे 2 2 मिल रहा है तो एक बार नोट किए, और 3 3 मिल रहा है एक बार नोट किए, 3 और 2 नहीं मिला, इनको भी साथ नोट कर लेते हैं। और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, 18 दूना 36। ये दोनों 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन था। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।